बहुत अच्छी अच्छी कविताएं आपके बीच में। सुरेश अलबेला ने भी बहुत अच्छी कविताएं सुनाई। निश्चित रूप से हास्य व्यंग के बहुत बड़े चितेरे हैं। उनने इसमें लाफ्टर चैलेंज में अपने इस राजस्थान का नाम किया है। मैं उन्हें उनकी इस मतलब ये कि उनकी जो लाफ्टर है वो तो अपनी जगह अलग है, लेकिन आज जो कविताएं उनने सुनाई वो वास्तव में अभिभूत करने वाली थी। मैं उनके काव्य प्रेम को प्रणाम करता हूँ। लीजिए मैं कुछ चंद पंक्तियों के साथ अपने काव्य प्रेम आपके सामने कुछ कविताएं। मेरी परीक्षा आपके हाथ में है, जरा ठीक ठाक से मेरे को भी आशीर्वाद दे देना, मेरे बाल बच्चे आपको दुआ देंगे। कि मेरे सपने में जंगल, आवाज बढ़ाओ भाई। आपने बहुत अच्छी अच्छी कविताएं सुनाई। श्वेता सरगम ने भी बहुत अच्छी कविताएं सुनाई। मुझे ऐसा लगा कि नानी बाई के मायरा में सब लोग कीर्तन कर रहे हैं। इतनी बढ़िया कविता श्वेता सरगम ने सुनाई। बहुत अच्छी गजल आपने भी पढ़ी भाई दिनेश जी ने। मैं आपके बीच में फिर से प्रयास करता हूं कि मेरे सपने में जंगल, जंगल में झोपड़ा, झोपड़े में मैं और प्रियंका चोपड़ा। मेरे सपने में जंगल, जंगल में झोपड़ा, झोपड़े में मैं और प्रियंका चोपड़ा। कह रही थी काश अपने साथ सुरेश अलबेला होते। मैंने कहा मैं हूं तो सही। बोली तू तो मेरा भाई। मैंने कहा मैं हूं तो सही। बोली तू तो मेरा भाई। भाई सुनकर मेरा सपना टूटा, उसके हाथ से चाय का कप छूटा और फूटा। मैंने सोचा अच्छा हुआ फूट गया वरना ये मुझसे धुलवाती। मैंने सोचा अच्छा हुआ फूट गया वरना ये मुझसे धुलवाती। इसलिए सपने देखना हो तो हमेशा घरवाली के देखो, वरना तुम देखोगे प्रियंका चोपड़ा के तो घरवाली देखेगी प्रेम चोपड़ा के। तुम देखोगे प्रियंका चोपड़ा के तो घरवाली देखेगी प्रेम चोपड़ा के। इसलिए सपने देखो घर परिवार सजाने के, सपने देखो पत्नी को रिझाने के, सपने चांद पर जाने के देखो, भागड़ा बांध पर नहाने के देखो। हल्के फुल्के सपने मत देखो, बीते कल के सपने मत देखो। सपने मत देखो सन 47 के पहले के, बिखरे बिखरे मेले के, ढलान और पतन के सपने मत देखो। गुलाम वतन के सपने मत देखो, गुलाम वतन के सपने मत देखो, गुलाम वतन के सपने मत देखो। सपने देखो कश्मीर की केसर के, सपने देखो पाकिस्तान पर प्रेशर के, सपने देखो ऊंची उड़ान के, खुले आसमान के, मान और सम्मान के सपने देखो। हमेशा जीत जाने के सपने देखो, देश पर मिट जाने के सपने देखो, देश पर मिट जाने के सपने देखो। देश पर मिटने की जब बात आती है तो मेरे देश का नौजवान, मैं अपने देश के हमेशा अपने देश का नौजवान कम में खुश रहने वाला। मेरे यहाँ 26 जनवरी 15 अगस्त पर वो प्रभात फेरी निकलती है। नौजवान लड़के आगे आगे, नौजवान लड़कियां पीछे पीछे और नारे लगा रहे जोर शोर से, देश की रक्षा कौन करेगा, हम करेंगे हम करेंगे। लड़के आगे आगे, लड़कियां पीछे पीछे और नारे लगा रहे, देश की रक्षा कौन करेगा, हम करेंगे हम करेंगे। लड़के आगे, लड़कियां पीछे और देश की। मैंने एक लड़के को रोका, मैंने पूछा कहाँ है देश? बोले ये क्या पीछे आ रहा है। ये नौजवानों का चरित्र हो गया साहब। कहां ऊर्जा लगाना चाहिए कहां लगा रहा है। बोले नेहरू जी ने परिभाषा दी है, गांव घर खेत खलियान जमीन जायदाद आदमी औरत सब मिलकर के देश। जिसको जहां देश समझ में आ रहा है वहां उसकी रक्षा कर रहा है। दिक्कत कहां है? अच्छा मैं तो पढ़ाता हूं स्कूल में, पढ़ाता तो क्या हूं, पढ़ाना कहां पड़ता है मास्टरों को। आजकल बहुत सारे, आप में बहुत सारे मास्टर होंगे, आपको मालूम होगा बहुत सारे काम है मास्टरों को। वो रोटी बनाना और सब्जी बनाना और ये खिलाना, ये मास्टरों के ज्यादातर यही काम हो। मैं भी स्कूल में रोटी सब्जी की व्यवस्था करता हूँ। एक बार वो मेरे स्कूल में रोटी बनाने वाली औरत नहीं आई। आदरणीय कलेक्टर साहब मेरे स्कूल में उसी दिन कलेक्टर साहब आ गए। तो मैंने वो रोटी बनाने वाली औरत नहीं आई तो मैंने बच्चों को केले बांट दिए। तो कलेक्टर साहब बहुत नाराज हुए मुझ पे, बोले ये क्या कर रहे हो मास्टर साहब, ये तो नहीं चलेगा, ये तुम व्यवस्था भंग। मैंने तब से क्या करता हूँ, बच्चों को ही 100 का नोट देता हूँ, जाओ अपनी पसंद की सब्जी ले आओ। मैंने छोरों को 100 का नोट दिया, वो जाकर के गिलकी ले आए, हमने स्कूल में गिलकी की सब्जी बना दी। अगले दिन फिर मैंने उसको 100 का नोट दिया, वो जाकर के भिंडी ले आया, हमने स्कूल में भिंडी की सब्जी बना दी। अगले दिन फिर मैंने 100 का नोट दिया, वो जाकर के पालक ले आया, हमने स्कूल में पालक की सब्जी बना दी। एक दिन मेरे पास खुले पैसे नहीं थे, मैंने उसको 500 का नोट दिया, पट्ठा मुर्गा ले आया। अब आप कह रहे हो बच्चे टीवी से बिगड़ रहे, ये 21वीं सदी की औलाद है ऐसा। ये कहीं टीवी से नहीं बिगड़ रहे हैं। मेरा तो 3 साल का छोरा है, चैनल बदल बदल के 70 तक गिनती सीख गया। आप परेशान हो रहे हो बच्चे टीवी से। अपन बच्चों के साथ टीवी देखो,
कोई उल्टा सीधा सीन आ जाए, अपन तम्बाकू थूकने के बहाने बाहर चले जाओ, छोरा ही अंदर से आवाज लगा देता है पापा आ जाओ, वो सीन निकल गया। अब आप परेशान हो रहे हो, बच्चे टीवी से बिगड़ रहे। अच्छा, मैं 35 साल पहले, आदरणीय सिंदल जी, आप अनिल जी, 35 साल पहले, 30 साल पहले कोई छोरा स्कूल नहीं जाता था तो 4 मोटे मोटे छोरे आते थे, 4 मोटे मुस्तंडे लड़के आते थे, 2 हाथ पकड़ते थे, 2 पैर पकड़ते थे और टांगा टोली करके स्कूल ले जाते थे। ये 30 साल पहले, 35 साल पहले कोई बच्चा स्कूल नहीं जा। पर ये सीन तो मैंने अभी मेरे बदनावर के बस स्टैंड पर देखा। 4 मोटे मोटे लड़के आए स्कूल से, 2 ने पैर पकड़े, 2 ने हाथ पकड़े और टांगा टोली करके स्कूल ले जा रहे हैं। मैंने कहा वाह यार, ये लड़का स्कूल नहीं आता है? बोले ये लड़का नहीं है, ये मास्टर है। समय बदल गया साहब। मैं आपको बताऊं, मास्टरों को बहुत सारे फालतू के काम, एक वो अभी हमने 2011 में जनगणना कर डाली, ये फालतू का काम किए किसने न गिने किसने। मैंने कहा ना फालतू के काम मास्टरों की जिम्मे। मेरा एक दोस्त है जालोर में, उसको कहीं से मालूम पड़ी कि किसी जिसके 2 लड़के होंगे उसको अशोक गहलोत 1 लाख रुपए देंगे। उसके एक ही लड़का, उसने पत्नी से माथा खुजाते हुए देख अपने एक लड़का, अपने को तो 50,000 ही रुपए मिलेंगे। पर मेरे से 5 साल पहले भीनमाल में एक गलती हो गई थी। तू के तो वो गलती लियो एक वो गलती और एक अपना ये वीजा, ये 1 लाख। पत्नी पहले तो थोड़ा रोई, पर उसने सोचा कि 1 लाख का मामला है, उसने कहा ठीक है ले आओ। वो भी गाड़ी उठाई, 1-1.5 घंटे में भीनमाल से गलती को नीला धुला के ले आया। बोले चल मैं ले आया गलती, कहाँ गया अपना विज्जा? बोले कौन सा विज्जा? उसको तो वो सांडे राव वाले लगे। भाई जो गलती तुमसे भीनमाल में हुई वो मेरे से सांडे राव में होगी। दिक्कत कहाँ है? मैंने कहा ये सब्जेक्ट आते हैं घर से साहब। ये मैं पढ़ाता क्या हूँ, पढ़ाना तो कहाँ पढ़ता है स्कूल में, हम तो कम में खुश रहने वाले लोग हैं साहब। मैंने पढ़ा है स्कूल में, बेटा बता 10 और 10 कितने होते हैं? बोले 22। मैंने कहा शाबाश। ये अनिल जी भाई साहब खड़े पास में, बोले 10 और 10 22 कह रही है, तुम शाबाश कह रहे हो। मैंने कहा क्या हुआ, कल 24 कह रहा था। आ रहा धीरे धीरे जगह पे, और ये 22 तक तो आया, इसका बाप तो कभी 30 से नीचे ही नहीं उतरा है। मैंने कहा ना हम कम में खुश रहने वाले लोग हैं। ये थोड़ी कश्मीर समस्या थोड़ी उधर निपटा लो यार, बड़ी मुश्किल से तो मजमा जमाया। ले जाओ काका जी, अरे ले जाओ यार भाई साहब। और तुम सुनते किधर से हो यार? मतलब सुनो तो जिधर से सुनना चाहिए उधर से तो सुनो। आ जाओ। मैं कह रहा था बच्चे भगवान का रूप है, बच्चे मैटर देते हैं। मैं जिस स्कूल में पढ़ाता हूँ उस गांव के सरपंच साहब मर गए। मैंने बच्चों को लाइन से खड़ा किया, 2 मिनट मौन रखा, श्रद्धांजलि दी और छुट्टी कर दी। बच्चों को यह समझ में आ गया कि कोई मर जाए तो छुट्टी हो जाती है। उनने भी 2 मिनट मौन रखा, श्रद्धांजलि दी और छुट्टी में बच्चे बसते बसते मस्ती से टांगे। स्कूल के पीछे ठंड का टाइम जा रहा है, निकल रहे बच्चे। स्कूल के पीछे 2 70 साल के बुढ़े बैठकर बीड़ियां पी रहे थे। एक लड़के ने दूसरे को नहीं मारी, बोला देख रहे अपनी 2 छुट्टी तो यहाँ फंसी हुई पड़ी है। अब आप कह रहे हो बच्चे टीवी से बिगड़ रहे हैं। ये मैंने कहा ना 21वीं सदी की औलाद है। बैठ जाओ इधर मुंह करके। बैठो यार। जालोर की दिक्कत है, बहुत तारीफ कर रहा था भाई जालोर की, पर तुम तो किधर से सुनते हो यार। ये मजे है, मस्ती से। मेरी दुकान आपने जमा दी, आपको ढेर सारा, मैं ये बहुत सारी मैंने तो लड़ाई झगड़े में खुशी। आप कम में खुश रहने वाली बात, मेरा एक दोस्त है MSc पास है, लड़कियों के हॉस्टल में चौकीदार की नौकरी कर रखी। मैंने कहा यार तू MSc पास है, लड़कियों के हॉस्टल में चौकीदार है? बोले कोई दूसरी व्यवस्था नहीं होती तब तक यही ठीक है। वो कमांडो की ड्रेस पहन रखी है, फाटक पे खड़ा है, फाटक लगा रहा है, फाटक खोल रहा है, आती जाती लड़कियां देख रहा है, पूरे महीने भर तक नौकरी की। 1 तारीख हो गई, 2 तारीख हो गई, 3 तारीख हो गई, 10 तारीख हो गई, तो अफसरों ने बुलाया, आकर के तनख्वाह तो ले जा। तो खुश होकर चिल्लाया वाह यार इस काम की तनख्वाह भी मिलेगी क्या? मैंने कहा ना हम कम में खुश रहने वाले लोग हैं। वो मेरा छोरा 3 साल का कहीं से आया, बोले पापा आपकी नजर में मेरी कीमत कितनी है? अरे मेरे को बच्चों की कीमत होती है यार, तू मेरा हीरा है। बोले नहीं बेवकूफ मत बनो, ओरिजिनल कीमत बोलो, आपकी नजर में कीमत कितनी है मेरी? मैंने कहा तू मेरे लिए अनमोल है। बोले नहीं कीमत बोलो।
मैंने उसका मन रखने के लिए कह दिया तू मेरे लिए करोड़ों रुपए का है। बोले ठीक है, उसमें जरा 200 रुपए दो। ये हो गए बच्चों के गणित साहब। अब आप कह रहे हो कि बच्चे टीवी से बिगड़ रहे हैं। मैं वो रात के 11-12 बजे टीवी देख रहा, वो मेरे से कहीं MTV लग गया। MTV लग गया तो मैं थोड़ी देर रुक गया। वो छोरा है मेरा 5-6 साल का, बोले पापा ये क्या देख रहे हो। अब मैं उसको क्या जवाब दूं। मैंने उसको थोड़ा बहाने मैंने कहा देख बेटा, अपने देश में गरीबी बहुत है, लोगों के पास कपड़े नहीं है पहनने को, मैं देश की गरीबी देख रहा हूं। बोले ठीक है, इससे भी गरीब देखना हो तो फैशन टीवी खोल लो। अब आप कह रहे हो बच्चे टीवी से बिगड़ रहे हैं। ये तो मैटर दे रहे हैं साहब, ये मैटर दे। मेरे तो पड़ोस के पति पत्नी लड़ झगड़ कर कोर्ट में खड़े हो गए, बोले तलाक चाहिए। जज साहब ने समझाया, वकीलों ने समझाया, देखो पति पत्नी एक गाड़ी के 2 पहिए होते हैं। बोले कोई पहिए वहिए नहीं साहब, हमको अलग अलग रहना, तो तलाक मंजूर करो। जज साहब ने कहा ठीक है तलाक मंजूर, कल से अलग रहना। पति बोला हमारे पास संपत्ति बहुत है, संपत्ति का क्या करें। बोले आधी आधी बांट लो। ठीक है संपत्ति आधी आधी बांट लेंगे, हमारे बच्चे भी हैं, बच्चों का क्या करें। बोले बच्चे भी आधे आधे बांट लो। पति ने कहा कि बच्चे 3 हैं, आधे आधे कैसे बटेंगे। अब जज साहब माथा खुजाने लग गए। जज साहब को समझ में नहीं आया कि 3 बच्चों को कैसे बांटे। पत्नी ने देखा कि जज साहब परेशान हो रहे हैं, 3 बच्चों को बांटने का फैसला नहीं कर पा रहे हैं। पत्नी से जज साहब की तकलीफ देखी नहीं गई, उसने पति का हाथ पकड़ा, बोला चलो साल भर बाद आएंगे। अच्छा। पत्नियों के पास समस्याओं के हल हैं। लड़कियां ज्यादा समझदार होती है, हमारी गवर्नमेंट भी समझती है लड़कियां ज्यादा समझदार है। गवर्नमेंट ने लड़कियों की शादी की उम्र रखी 18 साल और लड़कों की शादी की उम्र रखी 21 साल। मतलब गवर्नमेंट ये समझती है कि जितनी अक्ल लड़कियों में 18 साल में आ जाती है उतनी अक्ल लड़कों में 21 साल में जाकर आती है। अच्छा, लड़कों की शादी की उम्र 21 साल है लेकिन वोट देने की उम्र 18 साल ही है। तो गवर्नमेंट ये समझती है कि 18 साल में ये देश तो संभाल सकता है। लुगाई नहीं संभाल सकता। ये कह रहा हूं ना, महिलाएं ज्यादा समझदार है साहब। स्त्री प्रकृति की अनुपम कृति है। मेरे पास भी एक प्रति है। स्त्री प्रकृति की अनुपम कृति है, मेरे पास भी एक प्रति है। इस प्रति ने मुझसे पूछा मुझसे कितना प्रेम करते हो। पत्नी ने मुझसे पूछा मुझसे कितना प्रेम करते हो। मैंने कहा तू कहे वैसे जी जाए, तेरा जूठा जहर पी जाए। मैंने कहा तू कहे वैसे जी जाए, तेरा जूठा जहर पी जाए। जूठा जहर मतलब पहले तू पी, जूठा जहर मतलब पहले तू पी, फिर उस ग्लास से मैं पीऊं, तेरे अनुसार जीऊं। बोले मजाक मत करो, सीधी तरह से बताओ मुझसे कितना प्रेम करते हो। मैंने कहा ढेरो। बोले ठहरो, बोलो कि तेरे प्रेम में ऊपर चढ़कर गिरकर मरता हूं। मैंने कहा नहीं, मैं तो अमर प्रेम करता हूं। बोलो कि तेरे प्रेम में ऊपर चढ़कर गिरकर मरता हूं। मैंने कहा नहीं, मैं तो अमर प्रेम करता हूं। बोले अमर प्रेमी, चलो अच्छा मैं मर जाऊं, मैं भवसागर तर जाऊं तो तुम्हारा क्या होगा। मैंने कहा तू मर जाए, मैं तो पागल हो जाऊंगा। मैंने पत्नी से कहा तू मर जाए, मैं तो पागल हो जाऊंगा। बोली दूसरी शादी का विचार तो नहीं रखते हैं। मैंने कहा नहीं, पागल कुछ भी कर सकते हैं। दूसरी शादी का विचार तो नहीं रखते हैं। मैंने कहा नहीं, पागल कुछ भी कर सकते हैं। बोले पागल प्रेमी, तुम मेरे पति परमेश्वर हो। मैंने कहा बिल्कुल है, बात पक्की है, पति परमेश्वर है, एकदम नक्की है। बोली रहने दो, सुबह सुबह घर से निकल जाते हो, दिन भर मास्टर रहते हो, बच्चों को पढ़ाते हो, तुम्हारी हरकतों से तो कहीं से कहीं तक परमेश्वर नजर नहीं आते हो। बीबी अड़ गई, सुबह सुबह लड़ गई। बोली अच्छा हुआ वो स्वयंवर वाले रीति रिवाज टूट गए और तुम्हारे लिए पत्नी बच्चे जुट गए। अच्छा हुआ वो स्वयंवर वाले रीति रिवाज टूट गए और तुम्हारे लिए पत्नी बच्चे जुट गए, वरना क्या वो शिव के धनुष तुम्हारे बाप से टूटते। वरना क्या वो शिव के धनुष तुम्हारे बाप से टूटते। क्या तुम्हारी शादी के बाजे बजते या पटाखे फूटते। क्या तुम पृथ्वीराज सरी की संयोगिता उड़ा लेते। तुमसे तोरण तो ढंग से लगा ही नहीं, और क्या मछली की आंख में निशाना लगा लेते।
मैंने पत्नी को समझाया कि देखो पति पत्नी का साथ तो 7 जन्मों का होता है। बोली इसको 7वां ही समझो। अच्छा, मैंने कहा ना पत्नियों के पास जो जवाब है। हमने मित्र की घरवाली से पूछा आपका घरवाला देख छेल छबीली वाला उसके पीछे पीछे दौड़ता है, पीछा ही नहीं छोड़ता है, इनकी आदत बहुत बुरी है, आखिर क्या मजबूरी है। हमने मित्र की घरवाली से पूछा आपका घरवाला देख छेल छबीली वाला उसके पीछे पीछे दौड़ता है, पीछा ही नहीं छोड़ता है, इनकी आदत बहुत बुरी है, आखिर क्या मजबूरी है। बोले इनकी आदत है रात रात कवि सम्मेलन में जागने की, कवियत्री के पीछे भागने की, पर उससे क्या होता है, कुत्ते भी कार को देखकर भौंककर कार के पीछे पीछे दौड़ने की आदत रखते हैं, लेकिन कार हाथ में आ जाए तो चला थोड़ी सकते हैं। अच्छा, वाह वाह। अच्छा बहुत सारी बातें नेता भैया लालू के बारे में तो पूरा लालू पुरानी सुना दिया अशोक जी हंगामा ने। लालू प्रसाद यादव और अशोक हंगामा दोनों अच्छे मित्र हैं, पर दोनों बड़े विचित्र हैं। लालू प्रसाद यादव और अशोक हंगामा दोनों अच्छे मित्र हैं, पर दोनों बड़े विचित्र हैं। दोनों की शादी एक साथ हुई और शादी के बाद न दोनों की कभी बात हुई न कभी मुलाकात हुई। शादी के बाद दोनों पट्टे कभी इकट्ठे ही नहीं हुए। लालू प्रसाद यादव के 10 बच्चे हो गए, इनके बोनी बट्टे ही नहीं हुए। एक कविता तो सुनूंगा। बहुत सारी वीरस के तो वो तो मेरे को लगा कि अपन तो इतनी जोर से बोले तो अपने फेफड़े फट जाए। क्या है कि अपने में जोर से चिल्लाने का वो है नहीं, अपना चेचिस गवा नहीं देता। और फिर पाकिस्तान के बारे में इतनी जोर से क्या चिल्लाना यार, जो गुड़ देने से मर सकता है उसको जहर देने की क्या जरूरत। वो तो गुड़ से मैं फाइनल कर देता हूँ 4 लाइन में कि पाकिस्तान रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप हैं। एक बात बिल्कुल साफ है, पाकिस्तान रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप हैं। फिर फोकट तोड़ता है कश्मीर के गमले, जब देखो आतंकवादी हमले। कभी हमारे सर पर बैठ जाता है, कभी रूठ जाता है, कभी ऐंठ जाता है। अरे अपने थके हारे बाप से थोड़ा रेस्ट करा ले, तू हमारी औलाद है बेटे, चाहे तो डीएनए टेस्ट करा ले। कहाँ जरूरत है युद्ध की। पापी पापात्मा पाखंडी परेशान पाकिस्तान, हमने तुझे कितनी बार भारत बुलाया, कोको कोला पिलाया खिलाया, अपना तो वीर रस ऐसा ही होता है भैया। पापी पापात्मा पाखंडी परेशान पाकिस्तान, हमने तुझे कितनी बार भारत बुलाया, कोको कोला पिलाया खिलाया, पापड़ लिज्जत और बहुत सारी बख्शी इज्जत, पर हम जरा भूल गए कि विधवा के हाथों में मेहंदी नहीं रचती है और कुत्ते को घी और चोर को इज्जत नहीं पचती है। पाकिस्तान बुराई बुराई खेलता है, मुश्किलें झेलता है, पीठ पीछे मारता है, जब देखो हारता है। पाकिस्तान बुराई बुराई खेलता है, मुश्किलें झेलता है, पीठ पीछे मारता है, जब देखो हारता है। अरे हमसे होड़ लेता है और खुद की माथा फोड़ लेता है। यार तुझसे सांप तो मरता ही नहीं है और तू लकड़ी तोड़ लेता है। तुझसे सांप तो मरता ही नहीं है और तू लकड़ी तोड़ लेता है। माना कश्मीर बहुत हरा भरा, पर तेरी औकात देख जरा। माना कश्मीर बहुत हरा भरा, पर तेरी औकात देख जरा। भीख मंगे मांग कर पेट भरता है और घुसपैठ करता है। भीख मंगे मांग कर पेट भरता है और घुसपैठ करता है। भारत से निकला और भारत में भराता है, अपने बाप को डराता है। साले क्यों ऊंट पर बैठकर बकरी चराता है। भारत से निकला और भारत में भराता है, अपने बाप को डराता है। बेटे क्यों ऊंट पर बैठकर बकरी चराता है। और पाकिस्तान हम तुझे बुलाएं बिठाएं खिलाएं पिलाएं, पर तेरे कुछ समझ में नहीं आता है। गाजर उल्टी तरफ से खाता है। हम तुझे बुलाएं बिठाएं पर तेरे कुछ समझ में। और अंतिम पंक्तियां सोचता हूं कि पाकिस्तान हमने तुझे लाड़ दिया, प्यार दिया, दया दी, दुलार दिया। कश्मीर देखने को दिया तो कश्मीर की हरियाली चूस गया। अरे भीख मंगे को भाई साहब बोला तो बेडरूम में घुस गया। अच्छा पाकिस्तान का लोड आप मत लो, आप भी मत लो, मैं तो कोई लेता ही नहीं। अब मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान से आदरणीय कलेक्टर साहब, आदरणीय अनिल भाई साहब, मैं पाकिस्तान से कभी अपना युद्ध हुआ भी तो बहुत सारे देश भारत के बचाव में अपने आगे आके खड़े हो जाएंगे। अपने भारत के बचाव में चीन, जापान, अमेरिका, ब्रिटेन सब भारत के आगे खड़े होंगे। पाकिस्तान से कहेंगे भाई भारत को कुछ नहीं कहना, इसको हमने बहुत सारा उधार दे रखा है। तो अपना काम तो दूसरे ही करेंगे।
अपने को बंदूक उठाने की क्या जरूरत है? ये इनके देखे देखे पारी आगे आगे मैं भी युद्ध में जाना चाहता हूँ, बंदूक ले आया पर बोले मेरे को बंदूक की नाल उधर सामने रखना कि अपनी तरफ रखना है ये नहीं मालूम। मैंने कहा तू तो किधर भी रख के घोड़ा दबा दे, भला देश का ही होगा। दिक्कत कहाँ है? पर मैं पाकिस्तान की एक बहुत अच्छी कविता मैं अनिल भाई साहब को सुनाना चाहता हूँ, भाई दिनेश भाई साहब को सुनाना चाहता हूँ। आप हमारे मित्र हैं, आप इतने बढ़िया तरीके से कविता सुन रहे हैं। मैं निश्चित रूप से जितनी बार अपने हमारे भाई योगेंद्र ने कहा कि ऐसे श्रोता मैंने कहीं नहीं देखे, मैं तो ये सुरेश अलबेला के पढ़ने के बाद मेरा तो मानस ही भंग हो गया था कि मैं पढ़ूँ कि नहीं पढ़ूँ। पर आपने जो प्यार दिया है, मैं उस प्यार के एवज में एक ऐसी कविता, मेरे जीवन की सर्वश्रेष्ठ कविता आप तक पहुँचाने का प्रयास करता हूँ। आपका शहर है जालोर, थोड़े दिन आप घूमने फिरने, थोड़े दिन व्यापार व्यवसाय के लिए जयपुर चले जाएं, बम्बई चले जाएं, दिल्ली चले जाएं। और आपने बताया हम बेंगलोर मद्रास में जा जाकर हम सब व्यवसाय करते हैं मारवाड़ी लोग, लेकिन जब अपने जालोर की याद आती है तो अपन वहाँ से भाग कर चले आते हैं, अपने यार दोस्तों से मिल लेते हैं, अपने गली मोहल्लों में घूम लेते हैं, अपने बचपन की याद ताज़ा हो जाती है और मज़ा आ जाता है। बहनें भी अपना मैका अपना पीहर छोड़ करके ससुराल जाती है, लेकिन इनको भी जब अपने घर की, अपने माँ बाप की, अपने परिवार की, वहाँ के गली मोहल्लों की याद आती है तो ये वहाँ चली जाती है और इनके बचपन की याद ताज़ा हो जाती है और बहुत मज़ा आ जाता है। लेकिन मैं आपको वहाँ ले चलता हूँ साहब, जब 1947 में भारत पाकिस्तान बंटवारा हुआ, उधर से मुसलमानों ने हिंदुओं को मार काट करके इधर भगाया, इधर से मुसलमानों को लड़ाई झगड़े करके उधर पहुंचाया गया। उस कराची के पास कोई छोटा सा गांव है, वहाँ एक छोटा सा किसान वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग करके आता है, अपने पैरों में चप्पलें तक नहीं पहनता, अपने बच्चों को उठाता है, जान बचाकर भाग के आता है। उसके दिल पर क्या गुजरती होगी जब उसको उस छोटे से गाँव की याद आती होगी साहब? वो पाकिस्तान, उसके दिल का दर्द मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। आप तो मद्रास से, आप बेंगलोर से यहाँ आ गए जालोर, अपने मित्रों से मिल लिया, लेकिन वो आदमी तो छोटा सा आदमी, लाल कृष्ण आडवाणी उसमें एक आदमी है जो अपना सब कुछ वहाँ छोड़ करके आए, लेकिन वो तो गए भी और पता नहीं क्या क्या करके भी आ गए, जिन्ना विन्ना की मजार पे वो भी चढ़ा के आगे फूल वूल। लेकिन उस आदमी के दिमाग पर क्या गुजरती होगी, उसके परिवार पर? वो पाकिस्तान को एक पत्र लिखता है। बस थोड़ी सी तन्मयता चाहिए, केवल 1.5-2 मिनट की आपके बीच वो कविता प्रस्तुत करता हूँ कि प्यारे पाकिस्तान, मेरा जन्म स्थान तेरे पास है, सुरक्षित रखा होगा मुझे विश्वास है, उसी विश्वास के बल पर अब तक जिंदा हूं, लेकिन तेरे उस व्यवहार से बहुत शर्मिंदा। जिस तरह से हमको वहाँ से भगाया, उसको वहाँ बचपन की याद आती है कि वो कलकल नदियों का पानी, वो अल्हड़ जवानी, वो पनघट की राधा रानी, बड़ी सयानी कान्हा की दीवानी वाला मेरा गाँव, वो गोधुली वेला में धूल उड़ाती गायें, वो पगडंडियां, वो राहें, उस पर वट वृक्ष की लंबी लंबी बाहें, उस पर टकटकी लगी निगाहें वाला मेरा गांव, जिसका लगाव मुझसे अब तक नहीं छूटा है। वो सलीम न जाने क्यों मुझसे रूठा है, उससे कहना तेरी यादें साथ लेकर आया हूं और तुझे अब तक नहीं भुला पाया। उससे कहना तेरी यादें साथ लेकर आया हूं और तुझे अब तक नहीं भुला पाया हूं। वहां कोने में रखे थे मेरे खिलौने, वहाँ आंगन में बिछे थे मेरे बिछोने, अपने हिस्से की मिठाई जो मैंने बहन से छुपाई, कुछ भी नहीं चखी थी, ऊपर चढ़कर छुपा कर रखी थी। घर की बाड़ी में मेरी चलन गाड़ी, जिससे सीखा था मैंने चलना, वो छोटे ललना का झूलना, वो लकड़ी का पलना, पाकिस्तान कहीं पैरों तले मत मलना। वो छोटे ललना का झूलना, वो लकड़ी का पलना, पाकिस्तान कहीं पैरों तले मत मलना। रसोई में दूध उबल गया होगा, जब हम वहां से भागे तो रसोई की क्या हालत थी, रसोई में दूध उबल गया होगा, तंदूर पर पराठा जल गया होगा, बापू की भोजन की थाल का तूने क्या किया है, वहीं रखी रहने दी या उछाल दिया है। बापू की भोजन की थाल का पाकिस्तान तूने क्या किया है, वहीं रखी रहने दी या उछाल दिया है। भाभी की चुनर सूख रही थी, कोई ओढ़ मत लेना, झबरा कुत्ता मेरी राह देख रहा होगा, छोड़ मत देना। नारियल रखा था गणपति का, फोड़ मत देना, और दिल बसा था उस घर में मेरा, कोई तोड़ मत देना। भाभी की चुनर सूख रही थी, कोई ओढ़ मत लेना, झबरा कुत्ता मेरी राह देख रहा होगा, छोड़ मत देना। नारियल रखा था गणपति का, फोड़ मत देना, और दिल बसा था उस घर में मेरा, कोई तोड़ मत देना। मेरे खेत की मेड़ पर वो आम का पेड़, शुरू के आम मंदिर चढ़ाना, कुछ आम गुरुजी को पहुंचाना। क्यारियों में कांटे उगाए हो तो काट देना, फुलवारी में गुलाब फैल गई हो तो छांट देना, और मोहन भोग रखा था गोविंद जी के आगे, प्रसाद मोहल्ले में बांट देना। क्यारियों में कांटे उगाए हो तो काट देना, फुलवारी में गुलाब फैल गई हो तो छांट देना, और मोहन भोग रखा था गोविंद जी के आगे, प्रसाद मोहल्ले में बांट देना। मेरे घर की दीवारें पाकिस्तान हर दिवाली पर संवारे,
सलमा से कहना राखी यहाँ पहुँचा दे, होली पर थोड़ा रंग उड़ा दे, मेरे तुलसी क्यारे में थोड़ा पानी डाल दे, गैया के गले से रस्सी निकाल दे, मिट्ठू पिंजरे में बंद था दाना पानी छुड़ा मत देना, और कौवे नोच खाएंगे उसे कहीं उड़ा मत देना। मिट्ठू पिंजरे में बंद था, दाना पानी छुड़ा मत देना, और कौवे नोच खा। अंतिम पंक्तियां सोचता हूं आपको कि वो सांझ को, आप तीसरी कक्षा में पढ़ते हैं, सरकारी स्कूल में बैठे हैं टाटपट्टी पर, उस चित्र को ध्यान में रखें कि वो सांझ को सलीम से पतंग और पैंच की लड़ाई, वो स्कूल में सलमा से टेबल और मेज की लड़ाई, वो बस्तों के खींचने की लड़ाई, वो कागजों के फेंकने की लड़ाई, वो कुट्टी कर बतियाने की लड़ाई, वो रूठने मनाने की लड़ाई, उस लड़ाई की, उस भली लड़ाई की समझ जाएगी, सोच जाएगी, पर सोचा भी नहीं था वो लड़ाई कारगिल तक पहुंच जाएगी, वो लड़ाई कारगिल तक पहुंच जाएगी।